आंखों पर चश्मा, दिसंबर की सर्दी में भी कोई गर्म जैकेट या शॉल नहीं। गंभीर और कड़वी बातों को भी अपने ठहाकों में उड़ा देना। वेस्ट यूपी के किसान छोटे चौधरी यानी चौधरी अजीत सिंह की इसी जिंदा दिली के दीवाने थे। अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियर का शानदार करियर छोड़ करके चौधरी साहब करीब 45 साल तक किसानों के हक के गांवों की गलियों से संसद तक लड़ते रहे। किसानों की ताकत के बूते वो सियासत के सिरमौर बने रहे। हिंदी और अंग्रेजी पर जबरदस्त पकड़ रखने वाले चौधरी अजीत सिंह लुटियन जोन में भी खासे मशहूर थे। देश के विभिन्न राज्यों के बड़े नेताओं को वो अक्सर बागपत और मेरठ की रैलियों में अपने मंचों पर बुलाकर जनता की दीवानगी का नज़ारा दिखाते रहते थे। कर्नाटक में एच.डी. देवगौड़ा, बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, उड़ीसा में बीजू पटनायक, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तेलंगाना में चंद्रशेखर से उनके बेहद करीबी ताल्लुकात थे। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला से भी उनके रिश्ते बेहद मधुर थे। दिल्ली की हुकूमत को वे ताकत का एहसास अक्सर कराते रहते थे। ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसते किसानों को लगता कि यहाँ उनका ही जलवा है, उनका ही राज है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में चौधरी साहब से बतौर पत्रकार मेरा पहला परिचय हुआ। मेरठ कॉलेज की प्रोफेसर्स कॉलोनी में पूर्व विधायक रविंदर पुंडीर के आवास पर हुई प्रेस वार्ता में मैंने चौधरी साहब से तीखे सवाल पूछने शुरू किए। चौधरी साहब ने कई सवालों को अपने ही अंदाज में ठाकों में उड़ा दिया, लेकिन कई सवालों के गंभीर जवाब दिए। मैंने मोर्चा संभाले रखा। वार्ता खत्म होने के बाद चौधरी साहब सर्किट हाउस चले गए। उस समय के जिला अध्यक्ष चौधरी यशवीर सिंह ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि चौधरी साहब आपसे सर्किट हाउस में मिलना चाहते हैं। मैं लगभग 5-7 मिनट के अंतराल में सर्किट हाउस पहुंचा तो चौधरी साहब एनेक्सी के बाहर आ गए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, सवाल बहुत तीखे करते हो। मैंने सिर्फ मुस्कुरा कर जवाब दिया। 2-3 मिनट की गपशप के बाद चौधरी साहब चले गए। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कोई बड़ा नेता कितना सरल और विनम्र हो सकता है। मैं मेरठ हिंदुस्तान अखबार के लिए लगभग 1 दशक तक आरएलडी बीट कवर करता रहा, इसलिए चौधरी साहब से अक्सर बातें होती थी। प्रतिदिन सुबह 7 बजे वो जनता के लिए फ़ोन पर अवेलेबल रहते थे। अक्सर सुबह 8 बजे के आसपास मेरी उनसे बात होती थी और वो सामान्य बातचीत यहीं से शुरू करते, हाँ भाई रविंदर क्या हाल है, और उसके बाद सियासी समीकरणों, सत्ता के दांव पेच पर चर्चा होनी शुरू हो जाती। चौधरी साहब कभी कोई सुरक्षाकर्मी साथ लेकर नहीं चले। वो वीआईपी कल्चर के सख्त खिलाफ थे। सुबह जिन लोगों को फ़ोन पर उपलब्ध नहीं हो पाते थे उनको शाम को रिंग बैक कराते थे। चौधरी साहब सियासत में धनबल और बाहुबल के भी सख्त खिलाफ थे। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को वो नापसंद करते थे। देश की सियासत में बड़ा कद होने के बावजूद चौधरी साहब कभी मीडिया के टीआरपी के खेल में नहीं फंसे। कभी उनकी जुबान नहीं फिसली और कभी उन्होंने हल्के बोल नहीं कहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका बेस बेहद आक्रामक तेवर वाला है। वो चाहता था कि चौधरी साहब भी आक्रामक तेवर में रहें, और लेकिन इसके बावजूद वो अपने भाषणों में हमेशा शालीन बने रहते थे। रैलियों में सिर्फ जनता उन्हें सुनने के लिए आती। जैसे ही चौधरी साहब बोलना शुरू करते लोग खड़े हो जाते। कई बार वो लंबा भाषण देते तो कई बार अप्रत्याशित ढंग से कुछ ही शब्दों में बात खत्म कर देते। वो अक्सर कहते, आप लोग मुझे चुनाव लड़ाना जानते ही हो, ये कह कर के वो चले जाते थे। बड़ौत में तो कार्यकर्ता उन्हें कंधे पर बिठाकर मंच तक ले जाते थे। गाँव में जाते तो घोड़ी और ढोल नगाड़े तैयार रहते। बड़ी रैलियों में मंचों पर अक्सर किसान उनके लिए गन्ना लेकर के आते थे। रैली के दौरान ही चौधरी साहब गन्ना चूसकर किसानों का मान रखते। उनका भरोसा पब्लिसिटी स्टंट के बजाय ज़मीनी काम में था। यही खूबी उन्हें सफल राजनेता और एक शानदार शख्सियत भी बनाती थी। बदलती राजनीति को पहले ही भांप लेते थे पर उसूलों से समझौता नहीं करते थे। चौधरी साहब ने जब सियासत में कदम रखा उस वक्त मेरठ में भीषण दंगे हुए थे। उन्होंने भाईचारा कायम करने के लिए मेरठ से लखनऊ तक पैदल यात्रा की। मुजफ्फरनगर दंगे में भाईचारा टूटा तो वो आहत हो गए। बस एक ही बात ठान ली कि किसी भी कीमत पर भाईचारा कायम करना है।
इसलिए 2019 में वो चुनाव लड़ने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंच गए। चुनाव के दौरान जब भी उनसे बात हुई, बस वो एक ही बात कहते थे, हार जीत के कोई मायने नहीं हैं, भाईचारा जोड़ना है। उन्होंने साफ कर दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और हार के बाद जब वो मुजफ्फरनगर पहुँचे तो बोले, जब कोई समस्या ही नहीं है तो राजनीति क्या करेंगे। मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, एक तो आपको धन्यवाद देने आया हूँ। चुनाव में आप लोगों ने बहुत मेहनत की, फिर बैठ कर के गपशप लड़ाएंगे, भाई जान पहचान तो रहेगी ही, राजनीति होना हो। मुझे आप लोगों के बीच आकर के अच्छा लगता है और कोई कारण नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। अब मुजफ्फरनगर का दंगा उनके दिल में नासूर की तरह था। वो जब भी बात करते भाईचारा जोड़ने का जिक्र जरूर करते। मुजफ्फरनगर के बाद चौधरी साहब मेरठ सर्किट हाउस आए तो उन्होंने कहा कि आज का दिन सिर्फ पत्रकारों के लिए रहेगा। हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के पत्रकार लगभग 1.5 घंटे तक उनसे अलग अलग गपशप करते रहे। चौधरी साहब सियासत में धनबल के इस्तेमाल को लेकर के बहुत चिंतित थे। वो तेलंगाना में केसीआर का चुनाव लड़ा करके आए थे। बल्कि उन्होंने कहा कि आप लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, आज मैं सवाल करूंगा। तो ठाके गूंज से उठे। चौधरी साहब ने कहा कि अंदाज़ा लगा करके बताइए कि तेलंगाना चुनाव में औसतन एक सीट पर कितना चुनाव खर्च होगा। कोई भी पत्रकार 10-15 करोड़ से आगे का आकलन नहीं कर पाया। चौधरी साहब ने कहा कि औसत खर्च 100 करोड़ के पार है। ये 2019 के मुजफ्फरनगर चुनाव, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद की बात है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से धनबल और बाहुबल का तकनीक का इस्तेमाल चुनाव में हो रहा है, वो जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। साल 2012 में जयंत चौधरी मथुरा के माठ से चुनाव लड़ रहे थे। हिंदुस्तान अखबार के लिए जयंत चौधरी के एक इंटरव्यू की ज़रूरत थी। संपादक ने रात में करीब 11 बजे मुझे इसके लिए कहा और ये कहा कि ये कल 12 बजे तक फाइल होना है। तब जयंत चौधरी से मेरी कोई बातचीत नहीं थी, कोई परिचय नहीं था, कोई मुलाकात नहीं थी। रात में फ़ोन पर चौधरी साहब अवेलेबल नहीं हो पाए। सुबह 5 बजे मैं मेरठ से सीधा 12 तुगलक रोड के लिए निकल गया दिल्ली पर, चौधरी अजीत सिंह की कोठी के लिए। वहाँ टिकटार्चियों का जमावड़ा था उस वक्त, उनके समर्थकों की भीड़ थी ज़बरदस्त कोठी के अंदर। मैंने चौधरी साहब के निजी सचिव को बताया कि मैं मेरठ से आया हूँ, एक साक्षात्कार जयंत चौधरी का करना है। निजी सचिव ने मुझे कहा कि आप समय लेकर नहीं आए तो मुलाकात मुश्किल है, लेकिन मैंने कहा कि आप चौधरी साहब को संदेश दे दीजिए मेरा, अगर वो मना करेंगे तो मैं चला जाऊँगा। निजी सचिव ने चौधरी साहब को संदेश दिया। चौधरी साहब ने कहा कि मैं आता हूँ और वो तुरंत ही चले आए। उन्होंने वो चौंके मुझे देखकर। उन्होंने कहा कि आज अचानक कैसे। तो मैंने कहा कि एक इंटरव्यू लेना है जयंत चौधरी का, वो अवेलेबल हो नहीं रहे थे और मेरा उनसे कोई सीधी बातचीत उनसे नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन इत्तफाक से तब तक जयंत चौधरी जो है, चुनाव का वक्त था, बागपत में एक रोड शो के लिए निकल चुके थे। चौधरी साहब ने टेलीफोन पर मेरी जयंत चौधरी से बात कराई। मैंने टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया उनका और ये इंटरव्यू उस वक्त ऑल एडिशन हिंदुस्तान अखबार में पब्लिश हुआ। आम आदमी के लिए चौधरी साहब से मिलना, अपनी बात कहना जितना सहज था, शायद उतना उनके कद के बाकी नेताओं से मिलना आसान नहीं रहा हो। बागपत के लोग तो उनकी दिल्ली की कोठी पर बेरोक टोक आते जाते रहते थे। जब मन किया 8-10 लोग इकट्ठा हुए, गुड़ गन्ना लेकर के 12 तुगलक रोड पहुंच गए, चौधरी साहब से गपशप की, चाय पी और लौट आए। ये एक सामान्य रूटीन था। चौधरी साहब हमेशा आम आदमी, गांव गरीब के दुख दर्द के विषय में चिंतित रहते थे। मेरे साथ जब भी उनकी बात होती तो वो किसानों की बढ़ती समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा करते। किसानों के हक में केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कला उन्हें बखूबी आती थी। यूपीए की केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों का गन्ने का राज्य समर्थित मूल्य बढ़ाने का अधिकार छीन लिया जब 2009 में, तो और उचित लाभकारी मूल्य की पॉलिसी घोषित की, तो चौधरी अजीत सिंह ने किसानों को इसके खिलाफ लामबंद किया। मेरठ में किसानों की विशाल जनसभा हुई और इस जनसभा में उन्होंने ऐलान कर दिया कि दिल्ली का घेराव करेंगे और तय तारीख पर दिल्ली में
लाखों किसानों का हजूम पहुंच गया, सरकार पर दबाव बढ़ा, चौधरी साहब से बातचीत हुई और फाइनली यूपीए की सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का जो अधिकार था वो बहाल कर दिया। और इसी के बदौलत आज तक गन्ने के किसानों को उत्तर प्रदेश में जो भाव मिलता है उसमें उस अधिकार की, प्रदेश सरकार के उस अधिकार की एक बड़ी भूमिका रहती है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में 13 महीने तक चले किसान आंदोलन में भी चौधरी साहब ने जान फूकी थी। 26 जनवरी को जब लाल किले पर घटना हुई तो उसके बाद से किसान संगठन पीछे चले गए, बैकफुट पर चले गए, एक नैतिक दबाव में थे। पुलिस प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ठीक उसी वक्त 12 तुगलक रोड से चौधरी अजीत सिंह के फ़ोन की घंटी राकेश टिकैत के पास बजती है और वो चौधरी साहब कहते हैं कि ये किसानों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, डटे रहना, हटना नहीं है, हम किसानों के साथ हैं। ये कहने के बाद ही किसान राकेश टिकैत के आंसू निकले और चौधरी अजीत सिंह के फ़ोन के बाद निकले इन आंसुओं, इन भावनाओं ने इतना असर किया कि दिल्ली के चारों तरफ से किसानों का सैलाब गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गया। किसान आंदोलन में एक नई जान पड़ी। चौधरी साहब सामाजिक लड़ाई की, न्याय की लड़ाई के भी पक्षधर थे। इसके लिए अपने राजनीतिक करियर को दांव पे लगाने से भी पीछे नहीं हटे। देश के कई राज्यों में जाट ओबीसी में है, जबकि केंद्र सरकार की नौकरियों में सामान्य श्रेणी में है। चौधरी अजीत सिंह ने यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रहते जाटों को केंद्र में भी ओबीसी में आरक्षण दिलाया। हालांकि 2014 में बीजेपी की लीडरशिप वाले एनडीए की सरकार बनी और ये आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खारिज हो गया। हिंदुस्तान अखबार के लिए मैंने उनका एक साक्षात्कार इस मुद्दे पर लिया तो वो आरक्षण के समर्थन में खुल कर के बोले। 2014 के लोकसभा चुनाव में जाने से पहले भाजपा ने उन्हें एनडीए में लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चौधरी साहब ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को तरजीह दी और यूपीए में ही बने रहे। हालांकि वो 2014 में ये चुनाव बागपत से हार गए। जयंत चौधरी भी मथुरा से इस चुनाव को हारे। व्यक्तिगत स्तर पर लोगों की मदद से वो कभी पीछे नहीं हटते थे। पत्रकार साथी अरविंद शुक्ला के भाई आनंद को अध्ययन के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना था। अरविंद ने मुझसे कहा कि चौधरी साहब से अगर बात हो और वो चाहें तो आनंद निःशुल्क हवाई यात्रा करके अध्ययन के लिए जा सकता है। मैंने चौधरी साहब से फ़ोन पर निवेदन किया तो उन्होंने पल भर में ये व्यवस्था कराई और आनंद दक्षिण अफ्रीका पहुँचे, अध्ययन करके लौटे। एक बार की बात है, लंदन एयरपोर्ट पर अखबार के एक शीर्ष प्रबंधन के एक शख्स को वहाँ रोक लिया गया। तब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई तो मैंने चौधरी साहब से इस संबंध में बात की तो उन्होंने पल भर में समस्या का निस्तारण करा दिया। तो वो इस तरह से हमेशा अवेलेबल रहते थे आम लोगों के लिए भी। तमाम झंझावतों के बावजूद चौधरी अजीत सिंह की फिटनेस बेहद कमाल की थी। वो सुबह 5 बजे उठ जाते थे, कार उठाते, खुद ही ड्राइव करते हुए लोधी गार्डन पहुंच जाते, मॉर्निंग वॉक करते और वहाँ से लौटने के बाद नींबू पानी या शहद मिला पानी पीते। 7 बजे ही फ़ोन पर वो लोगों के लिए अवेलेबल हो जाते। रात में लगभग 11 बजे सोने के लिए चले जाते थे। उन्हें गुस्सा बहुत आता था लेकिन क्षणिक होता था। पल भर में वो गुस्से में आ जाते थे, पल भर में उनका दिल नरम हो जाता था। कभी किसी से उन्होंने दुश्मनी नहीं पाली, वो किसी से डरते नहीं थे। कभी सुरक्षाकर्मी साथ लेकर नहीं चले, कभी निजी सुरक्षाकर्मी नहीं रखे, कभी बाउंसर लेकर नहीं चले। रैलियों में मंचों पर चढ़ने के लिए बेताब युवाओं को कई बार वह चपत भी लगा देते थे, पर कोई बुरा नहीं मानता था। तत्काल व्यवस्था बन जाती थी। मेरठ आते तो अक्सर समोसा खाते, गाँवों में जाते तो उड़द की दाल और चपाती और उसके साथ गुड़ खाते। किसानों के हक के लिए सियासत करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को चौधरी साहब की कार्यशैली और उनके आचार व्यवहार से सीखने की जरूरत है। चौधरी साहब कभी लग्जरी कारों का काफिला लेकर नहीं चले। किसान ट्रैक्टर में सवार होकर उनके काफिले में जुड़ते चले जाते। युवाओं की टोलियां कार लेकर आ जाती और कारवां बन जाता। चौधरी साहब अक्सर कहते, राजनीति में हार और जीत लगी रहती है। जनता में उनकी दीवानगी पर चुनाव की हार जीत का कोई असर भी नहीं पड़ा। गणेश परिक्रमा करने वालों के बजाय गांव से आने वाले
किसानों से, सीधे साधे लोगों से सीधा संवाद करने में खुश होते हैं। चौधरी साहब के ना होने का दुख किसानों को सालता है। उनके विचार और उनके संघर्ष नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा पुंज हैं। आज जब गांव से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, बेरोजगारी, गरीबी का संकट है, किसानों की ज़मीनें कौड़ियों के भाव बिक रही हैं, नदियां मर रही हैं, तालाबों का वजूद खत्म हो रहा है, तब चौधरी अजीत सिंह की सियासत बेहद प्रासंगिक हो गई है। चौधरी अजीत सिंह को उनकी जयंती पर शत शत नमन। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।